यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम, इन चारों धामों को मिलाकर उत्तराखंड की छोटा चार धाम यात्रा पूरी होती है। तो यदि आप चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्ञा फूड एंड ट्रेवल्स में। यदि आप भी चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चारधाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। इस यात्रा में शामिल हैं चार मंदिर, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये चारों मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसे छोटा चारधाम यात्रा भी कहा जाता है। हर साल लाखों भक्त चारधाम यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, चारधाम यात्रा साल में 6 महीने ही चलती है, मई से लेकर नवंबर तक। बाकी के 6 महीनों के लिए मंदिर के कपाट बंद रहते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक ठंड रहती है। चारों मंदिरों के खुलने की अलग अलग तिथियाँ हैं। इस साल मंदिर के कपाट खुलने की तिथियाँ और जो डेट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को खुलेंगे, गंगोत्री मंदिर के कपाट 3 मई को खुलेंगे, केदारनाथ धाम के कपाट 7 मई सुबह 6:25 पर और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई सुबह 6:15 पर खुलेंगे। दोस्तों, बहुत सारे भक्तों को कन्फ्यूज़न रहती है कि यात्रा का सही समय क्या है। तो मई और जून यात्रा का सही समय होता है, लेकिन उस समय भीड़ ज़्यादा होती है। और अक्टूबर और नवंबर का भी समय अच्छा रहता है, लेकिन यदि आप ठंड सहन कर सकते हैं तो आप अक्टूबर और नवंबर में यात्रा करिए। अक्टूबर नवंबर में भीड़ कम रहती है। और बारिश के समय यात्रा करना अवॉइड करें क्योंकि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश ज़्यादा होती है, लैंडस्लाइड्स वगैरह के खतरे बने रहते हैं। दोस्तों, बीते 2 सालों से कोविड के कारण चारधाम यात्रा पर रोक लगी हुई थी। अभी तक यात्रियों को दर्शन करने के लिए ई पास बनवाने पड़ते थे, लेकिन इस साल सरकार ने ऐसी बाध्यता खत्म कर दी है। लेकिन यात्रियों की चारधाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन उन्हें करवाना ज़रूरी है। इसके बाद ही उन्हें चारधाम यात्रा का परमिशन मिलता है। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सभी यात्रियों को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल के माध्यम से करना होता है। उन्हें यहाँ पर अपना आधार नंबर भी देना ज़रूरी होता है। दोस्तों, आप gmvnonline.com पर जा कर के चारधाम यात्रा के लिए जो पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको वहाँ पर उसकी डिटेल आप निकाल सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, लेकिन यात्रा के समय परेशानी ना हो और भीड़ से आप बच जाएं, इसलिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको यात्रा के समय परेशानी ना हो। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर भी कुछ टोल फ्री नंबर दे देते हैं, जिससे कि आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी आप जानकारी वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा मार्गों की स्थिति, मौसम की जानकारी, बुकिंग की स्थिति, ऑनलाइन बुकिंग आदि की जानकारी सब आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। दोस्तों, चारधाम यात्रा में सबसे पहले यात्रा शुरू होती है यमुनोत्री मंदिर से, उसके बाद गंगोत्री मंदिर, इसके बाद केदारनाथ मंदिर और आखिरी में बद्रीनाथ मंदिर। ये चारों मंदिरों को मिला कर के छोटी चारधाम यात्रा पूरी मानी जाती है। चारधाम यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है और हरिद्वार पर आकर ही समाप्त होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 8 दिनों में आप हरिद्वार से शुरू करके और हरिद्वार पर ही समाप्त करके अपनी चारधाम यात्रा किस तरीके से पूरी कर सकते हैं। हम आपको डे बाय डे पूरी चारधाम यात्रा का रूट, कौन सा मंदिर किस दूरी पर है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो आगे वीडियो में आप बने रहिए। चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना होगा। आप आपके शहर से बस, ट्रेन, प्राइवेट गाड़ी या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। फ़्लाइट से यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली तक फ़्लाइट मिलेगी। दिल्ली के आगे की आपकी यात्रा हरिद्वार होते हुए आप प्राइवेट टैक्सी या बस द्वारा कर सकते हैं। हरिद्वार में आपको प्राइवेट ट्रैवल कंपनीज़ वाले यात्रा पैकेज भी देते हैं, तो यदि आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यात्रा पैकेज भी ले सकते हैं। तो डे 1 हम अपनी यात्रा हरिद्वार से यमुनोत्री के लिए शुरू करेंगे।
हरिद्वार से यमुनोत्री का रास्ता हम नरेंद्र नगर, चमाव, ब्रह्मकाल, बरकोट, सियान चट्टी, हनुमान चट्टी, फूल चट्टी होते हुए जानकी चट्टी पहुंचेंगे। जानकी चट्टी से यमुनोत्री गाड़ियां नहीं जाती हैं, वहां पर 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग हमें करनी पड़ती है। यमुनोत्री धाम हरिद्वार से 222 किलोमीटर है और इसमें 7 घंटे का समय लगता है। जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर आप पैदल, घोड़े से या पालकी से जा सकते हैं। यमुनोत्री तक का पूरा रास्ता यमुना नदी के किनारे किनारे चलता है। रास्ते के नज़ारे बहुत ही मनमोहक होते हैं, साथ ही खतरनाक भी। एक तरफ नदी की गहरी खाइयाँ होती है तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। हरिद्वार से आप सुबह जल्दी अपनी यात्रा जानकी चट्टी के लिए शुरू करें ताकि आप शाम तक जानकी चट्टी पहुंच जाएं। रास्ते में आपको कई सारे होटल्स और गेस्ट रूम मिल जाएंगे। कोशिश करें कि आप जानकी चट्टी तक पहुंच जाएं, जिससे अगले दिन आप आपकी पैदल यात्रा यमुनोत्री के लिए शुरू कर सकें। दूसरे दिन हम सुबह जल्दी जानकी चट्टी से अपनी यात्रा यमुनोत्री के लिए शुरू करेंगे। ये यात्रा आप पैदल, घोड़े से या पालकी से कर सकते हैं। ये पूरा रास्ता चढ़ाई वाला है। ऊपर यमुनोत्री में मौसम ठंडा रहता है। गर्मियों में भी वहाँ तापमान 4 से 5 डिग्री बना रहता है, तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें। यदि आप पैदल जा रहे हैं तो अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ हेल्दी स्नैक्स ज़रूर रख लें। यमुनोत्री पहुंचकर आप वहाँ बने गर्म पानी के कुंड में स्नान कर सकते हैं, मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर एक कुंड बना है जिसमें हमेशा गर्म पानी रहता है और यदि आप चाहें तो यमुना नदी में भी स्नान कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन के बाद आप वहीं पर यमुनोत्री में ऊपर बने हुए होटल या रेस्टोरेंट्स में खाना खा सकते हैं। खाना खाने के बाद आप वापस जानकी चट्टी के लिए उतरना शुरू कर दीजिए। शाम तक आप वापस जानकी चट्टी पहुंच जाएंगे। जानकी चट्टी आकर होटल ले लीजिए और वहीं रेस्टोरेंट में खाना खाकर जानकी चट्टी में आप रात रुक सकते हैं। तीसरे दिन हम अपनी यात्रा गंगोत्री धाम के लिए शुरू करेंगे। 4 धाम यात्रा का दूसरा प्रमुख धाम गंगोत्री धाम है। जानकी चट्टी से गंगोत्री तक का रास्ता 221 किलोमीटर का है और ये 7 से 8 घंटे का इसमें समय लगता है। जानकी चट्टी, बारकोट, ब्रह्मकाल, उत्तरकाशी, नेताला, मनेरी, गंगनानी, हरसिल से होते हुए हम गंगोत्री पहुंचेंगे। सुबह जल्दी 4 बजे हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यमुनोत्री से गंगोत्री तक का रास्ता भागीरथी नदी के किनारे किनारे चलता है। ये रास्ता बहुत ही सुंदर है, यहाँ की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। बीच में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर आराम से कर सकते हैं। इस एरिया में आपको लगभग हर घर में गेस्ट हाउस बना हुआ मिल जाएगा जहाँ पर आपके रुकने और खाने की व्यवस्था आराम से हो जाती है। गंगोत्री जाते हुए रास्ते में गंगनानी नाम की जगह आती है। वहाँ पर गर्म पानी के कुंड बने हुए हैं, तो वहाँ पर आप गर्म पानी में, गंगा नदी के पानी में स्नान कर सकते हैं। लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं, तो लेडीज़ और जेंट्स वहाँ पर आराम से स्नान कर सकते हैं। गंगोत्री तक आप आपके व्हीकल से आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पर आपको पैदल नहीं चलना पड़ता, गाड़ियाँ वहीं तक जाती हैं। गंगोत्री के 18 किलोमीटर आगे गोमुख नाम के ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम माना जाता है। यही भागीरथी नदी आगे चलकर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर वहाँ पर इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। गंगोत्री के ऊपर गोमुख तक 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आपको जाना पड़ता है और वहाँ पर जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। वहाँ पर आप नॉर्मली नहीं जा सकते। तो यदि आपके पास समय है और आप आगे जाना चाहते हैं तो आप गोमुख तक भी जा सकते हैं। दोपहर तक आप आराम से गंगोत्री पहुंच जाएंगे। आप वहां जाकर चाहें तो भागीरथी नदी में स्नान कर सकते हैं। स्नान करके मंदिर में आराम से दर्शन कीजिए। प्रसाद आपको वहीं आसपास की दुकानों से मिल जाएगा। गंगोत्री में दर्शन करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो इस दिन आप गंगोत्री में दर्शन कर लीजिए और चाहें तो आप वहां से वापस लौट सकते हैं और जितना रास्ता आप कवर कर सकते हैं उतना कवर कर लीजिए और शाम को गंगोत्री से लौटते समय रास्ते में कहीं रात रुक जाइए। यात्रा के चौथे दिन हम अपनी यात्रा केदारनाथ धाम के लिए शुरू करेंगे। केदारनाथ धाम गंगोत्री से 337 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर पहुँचने में आपको लगभग 11 घंटे का समय लगेगा।
गंगोत्री से होते हुए उत्तरकाशी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, फाटा, रामपुर, सीतापुर होते हुए हमें सोनप्रयाग पहुंचना है। सोनप्रयाग पहुंच करके आपको वहीं पर रात रुकनी पड़ेगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आप वहां लोकल टैक्सी से जा सकते हैं, आप आपकी गाड़ी वहां नहीं ले जा सकते। और गौरीकुंड से केदारनाथ आपको 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है, जिसे आप पैदल, घोड़े से या पालकी से कर सकते हैं। तो चौथे दिन हम सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे और उस रात हमें सोनप्रयाग में ही नाइट स्टे करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे यानी डे 5 हम केदारनाथ के लिए अपनी जो ट्रैकिंग है 16 किलोमीटर की उसे शुरू करेंगे। सोनप्रयाग में पार्किंग की जगह है, वहाँ पर पार्किंग में आप आपकी गाड़ी, यदि आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी पार्क कर दीजिए और ट्रैकिंग शुरू कर दीजिए। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो रास्ता है वहाँ पर लोकल टैक्सीज चलती हैं, वो रास्ता आप टैक्सी से कवर कर सकते हैं। गौरीकुंड के बाद आप या तो पैदल यात्रा कीजिए या फिर घोड़ा या पालकी से यात्रा कर सकते हैं। यदि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको ऊपर केदारनाथ तक पहुंचने में पूरा दिन लग सकता है। पैदल यात्रा की पूरी तैयारी आपको पहले से करनी होगी। अपने साथ एक रेनकोट ज़रूर लें क्योंकि वहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है। साथ में गर्म कपड़े ज़रूर रखें। अपने साथ खाने के लिए कुछ हेल्दी स्नैक्स जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लें ताकि आपको रास्ते में चलने के लिए एनर्जी मिलती रहे। रास्ते में आपको खाने की बहुत सारी होटल्स मिल जाएंगी जिसमें आपको मैगी और आलू का पराठा यही ज़्यादातर मिलता है। पैदल रास्ता पूरा पहाड़ी है और चढ़ाई वाला है। रास्ते में झरने हैं, बर्फ़ के ग्लेशियर्स हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। आपको चलने में परेशानी ना हो इसलिए अच्छे जूते ज़रूर पहनें। केदारनाथ में आपको गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN के गेस्ट हाउस, होटल्स और टेंट्स मिल जाएंगे जिसमें आप रात को रुक सकते हैं और खाना वगैरह खा सकते हैं। इसके अलावा आपको प्राइवेट होटल्स भी मिल जाएंगे और यदि आप टेंट में रुकना चाहते हैं तो आपको बिस्तर और स्लीपिंग बैग्स आसानी से मिल जाएंगे। शाम तक केदारनाथ पहुंचकर आप वहां पर टेंट में रात रुक सकते हैं। अगले दिन डे 6 आप सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर मंदिर में दर्शन कर लीजिए। दर्शन के बाद आप आसपास के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। पास में ही आपको मंदाकिनी नदी बहती हुई मिलेगी, इसकी आवाज़ आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। मंदिर के पीछे स्थित भीमशिला के दर्शन करना ना भूलें। 2013 की प्राकृतिक आपदा में पहाड़ से जब पानी नीचे आया था तो इसी शिला ने मंदिर को बचाया था। दोपहर 12 बजे तक आप खाना खाकर गौरीकुंड के लिए आपकी यात्रा शुरू कर सकते हैं। शाम तक आप वापस सोनप्रयाग आ जाइए और इस रात को भी आपको सोनप्रयाग में रुकना पड़ेगा। 7वें दिन बद्रीनाथ धाम के लिए हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। 4 धाम यात्रा का चौथा और अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम सोनप्रयाग से 224 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने पर आपको 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ होते हुए हम बद्रीनाथ पहुँचेंगे। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है जो अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण पर्वत के बीच स्थित है। यह एकमात्र धाम है जो 4 धाम और छोटा 4 धाम दोनों का हिस्सा है। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ का रास्ता पूरा पहाड़ी है और बहुत ही सुंदर है। बद्रीनाथ धाम तक गाड़ियों को ले जाने की व्यवस्था है, यहाँ पर आपको ट्रैकिंग नहीं करना पड़ता। गर्मियों में भीड़ अधिक होने की वजह से आपको दर्शन करने के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। यहाँ पर अलकनंदा नदी बहती है, आप अलकनंदा नदी में स्नान करके दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में भी गर्म पानी के कुंड बने हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ भी स्नान कर सकते हैं। तो 7वें दिन आप बद्रीनाथ धाम पहुंचकर आराम से दर्शन करिए और वहीं पर होटल में आप रात रुक जाइए। यदि आप सुबह जल्दी सोनप्रयाग से अपनी यात्रा बद्रीनाथ के लिए शुरू करेंगे तो आप दोपहर तक बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। मंदिर में आराम से दर्शन करके वहीं पर रात रुक सकते हैं या फिर लौटते हुए रास्ते में भी किसी जगह रुक सकते हैं। पूरी 4 धाम में आपको कई जगह गेस्ट हाउस मिल जाएंगे और वहां रहने और खाने की सुविधाएं भी आपको मिल जाएंगी। 8वें दिन
सुबह जल्दी अपनी यात्रा आप हरिद्वार के लिए शुरू कीजिए। बद्रीनाथ से हरिद्वार का रास्ता 312 किलोमीटर का है और 9 घंटे का समय लगता है। आप शाम तक हरिद्वार पहुंच सकते हैं। दोस्तों, पूरी 4 धाम यात्रा में भीड़ की वजह से आपको कई जगह जाम मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रास्ते सकरे हैं। लैंडस्लाइड्स का भी खतरा बना रहता है। कोई बड़ा वाहन जैसे बस वगैरह यदि जाम में फंस जाती है तो जाम खुलने में कई बार घंटों लग जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखते हुए 1-2 दिन का समय यात्रा में ज़्यादा लग सकता है। और मई या जून में भक्तों की संख्या अधिक होने की वजह से दर्शन में भी समय लगता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, हमने आपको 4 धाम यात्रा का पूरा रूट बताने की कोशिश करी है और आपको पूरा प्रोग्राम बताने की कोशिश करी है कि 8 दिनों में आप कैसे हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू करके हरिद्वार पर ख़त्म कर सकते हैं और 4 धाम यात्रा आपकी पूरी कर सकते हैं। इसमें आप आपके शहर से हरिद्वार पहुंचने तक का समय और वापस लौटने तक का समय जोड़ लीजिए। आपके पास यदि समय हो तो आप ऋषिकेश और हरिद्वार भी घूम सकते हैं। वहाँ पर भी कई मंदिर हैं, उनमें दर्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यदि आप 4 धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। वीडियो में दी हुई जानकारियाँ यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।